हेलो बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं आपका 10th चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हमने किया था स्ट्रेंथ, हम कर चुके हैं, एंड्योरेंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्पीड के ऊपर, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ स्पीड, और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपके पास आएगा फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोशिश करेंगे आज के इसके अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाए चैप्टर। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है एक जेनेटिक फैक्टर है। इसको चलो आगे डिस्कस करेंगे जब इस आपके इसमें से आएंगे, मेथड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। स्पीड प्ले ए वाइटल रोल ऑलमोस्ट इन एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स। कुछ डेफिनेशन दे रखी है, जो भी आपके पास इसमें से आ रहा है हर बार के तरीके से फिर वही है, जो आपको इसमें से जो ठीक लगती है उसको कर सकते हो। बाकी इसका कंक्लूजन क्या है उसके ऊपर आते हैं। स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इट मीन्स दैट इट इज़ द वेलोसिटी with which an individual can execute his her movements. In other words, it means the capacity of moving a body part or the whole body with the greatest possible velocity. For example, the movement of a smasher's arm in volleyball has the maximum speed or velocity at the time of smashing the volleyball. कितनी स्पीड से आर्म आती है स्मैश करने के लिए। बॉक्सिंग के अंदर आप बोल सकते हो पंच लगाते हैं तो कितनी स्पीड से पंच आता है उस अपोनेंट के उस पर पंच करने के लिए, हिट करने के लिए। तो ये आपके एक स्पीड के उस पर आ जाता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इससे रिलेटेड हैं या जिनके ऊपर आपकी स्पीड डिपेंड करती है? तो सबसे पहले आपके इसमें से फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर आपके पास है रिएक्शन एबिलिटी। हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरीके की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसमें उनका रिएक्शन एबिलिटी क्या है, कितने क्विक है, रिएक्शन टाइम कितना शॉर्ट है, कितने फास्ट उनके मूवमेंट्स हैं, ये एक बेसिक चीज़ आ जाती है। रिएक्शन एबिलिटी डिपेंड्स completely on coordinative process, so it is also considered a coordinative ability। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या रिएक्शन टाइम वो दोनों को एक ही उसमें मान के चलते हैं, तो उससे काफ़ी ये रिलेटेड है। इसके अंदर आपके पास दो वेरिएशन दे रखे हैं, शॉर्ट के अंदर ही चल रहे हैं, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है कि जिसके अंदर आपको पहले से सारा कुछ प्रोसेस पता है। आपने कोई भी रेस स्टार्ट करनी है तो जैसे ही गन शॉट होगा तो आपने एकदम से मूव करना है, लेकिन आपको मूवमेंट्स के बारे में पहले से ही पता है, आपने क्या करना है, कैसे नहीं क्या नहीं करना है, कौन सी आपकी लेग आगे आएगी, कैसे आपके मूवमेंट्स होंगे, तो वो पहले से आप सब कुछ जानते हैं। तो वो है आपको सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। दूसरा आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। इसके अंदर आपको पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है, आप अपोनेंट को देख के, बॉल को देख के या सिचुएशन को देख के आप अपने आप को एकदम से सडनली आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप मूव करते हैं। कोई भी सिग्नल आपको मिलता है उसके ऊपर आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। पहले से आपको कुछ भी कंफर्म नहीं है, हाँ आपने मूव करना है लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इन चीज़ों का आपको पहले से कोई भी नॉलेज नहीं है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जैसे एक आपके एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बॉलर जो बॉल करेगा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है या उसके अकॉर्डिंगली वो उसको हिट करता है। तो ये पहले से कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सेकंड नंबर पे है आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी। स्पीड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी जल्दी आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचना, ये आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी होता है। कुछ प्लेयर स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी उस पे से टाइम ले जाते हैं, रेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उनको स्लो मूवमेंट्स हो जाती हैं, तो वो एक प्रॉपर एक्सेलरेशन एबिलिटी के उस पर नहीं आएगा। जो एथलीट जितनी जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लेगा या उसकी कैपेसिटी है गेन करने की, तो वो उतना ही स्पीड के ऊपर इफेक्ट डालता है। थर्ड है आपके पास मूवमेंट स्पीड। बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, चाहे आपके आर्म चल रही हैं, आपके लेग्स चल रहे हैं, जो भी बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो कितने क्विक हैं। आप किसी को पंच कर रहे हैं या वही आपके पास पहला एग्जांपल फिर से आ सकता है, आप बॉल को हिट कर रहे हैं तो आपकी आर्म कितनी स्पीड से आ रही है। तो ये जो है आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं
उनकी स्पीड की एबिलिटी क्या है आपके पास, तो ये भी आपकी ओवरऑल स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। नंबर 4 आपके पास है लोकोमोटर एबिलिटी, अपनी स्पीड को मेंटेन करना, एक कांस्टेंट स्पीड पे आप कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हैं। एक फटीग कंडीशन के अंदर, थकावट के उस पर भी आप कैसे अपने स्पीड को मेंटेन रखते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। दिस एबिलिटी इज सिग्निफिकेंट इन ओनली ए फ्यू स्पोर्ट्स इवेंट्स सच एज 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रेसेस, शॉर्ट स्प्रिंट्स इन ट्रैक, साइकिलिंग, स्पीड स्केटिंग, स्विमिंग, हॉकी, फुटबॉल एट्सेट्रा। ये आपके पास एग्जांपल दिए हैं। लास्ट आपके पास है स्पीड इंड्योरेंस। ये डेफिनेटली आपका एक ड्यूरेशन के उस पर निकल जाता है, स्पीड को आप कब तक मेंटेन रखते हैं, और फटीग कंडीशन में लैक्टिक एसिड को कब तक आप, इसकी टॉलरेंस पावर क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। स्पीड इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। स्पीड इंड्योरेंस इज ए कंप्लीट एबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंड्योरेंस। तो इन तीनों चीज़ों का ये कम्बिनेशन बन जाता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेक्निक, लोकल मस्कुलर इंड्योरेंस एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे आपके पास से इसके फैक्टर हैं जो जो इस पे स्पीड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आगे आपके पास है मेथड टू डेवलप स्पीड। इसके अंदर 2 मेथड हैं आपके पास, एक्सेलरेशन रन और पेस रनिंग। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 मेथड लिखोगे तो काफ़ी शॉर्ट उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप एक अच्छा इसके ऊपर इसकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। स्पीड जो है वो एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। इसको मैक्सिमम स्पीड को बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम स्पीड को इवन आप ये भी अगर बोलते हैं कि इसको नहीं बढ़ाया जा सकता तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल जो है एक जेनेटिक फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर। स्लो ट्विच मसल्स और फास्ट ट्विच मसल्स या रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स की परसेंटेज क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है हमारी स्पीड। अगर वाइट फाइबर्स या फास्ट ट्विच मसल्स की परसेंटेज ज़्यादा है तो मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर इसके रिवर्स में रेड फाइबर्स या स्लो ट्विच फाइबर्स जिसको आप बोलते हो उनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो ये कोई ट्रेंडेबल फैक्टर नहीं है, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हर एक इंडिविजुअल का अलग उस पर उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर जो भी कुछ है आपके पास बचता क्या है कि जो आपके पास फैक्टर थे इनके अंदर इम्प्रूव करके आप कुछ लिमिट तक स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में इनको एक मेडिकल टेस्ट से इजीली पता लगा लेते हैं परसेंटेज क्या है क्या नहीं मसल्स की, और वो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को गेम और स्पोर्ट्स में उसके अकॉर्डिंगली डालते हैं। तो उनके रिज़ल्ट इसलिए बेटर हो जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा सिस्टम देखने को नहीं मिलते, तो हम इस कारण, ये भी एक कारण है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों का पता ही नहीं चलता उनके टैलेंट के बारे में परफेक्टली कि वो किस लायक हैं किस लायक नहीं हैं। तो हमारे पास इसको कैसे इम्प्रूव करना है, स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए 2 मेथड हैं। एक्सेलरेशन रन, ये क्या है कि एक मैक्सिमम स्पीड को गेन करना, कितनी जल्दी आप मैक्सिमम स्पीड को गेन कर सकते हो। रेस को स्टार्ट करना है और फिनिश करना है, जैसे ही आप मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाते हैं तो रेस को छोड़ देते हैं। शॉर्ट स्प्रिंट्स 10-20 मीटर्स की जो स्प्रिंट हैं वो सफिशिएंट हो जाती हैं। इसके अंदर आपने इसको अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाना है और रुक जाना है। तो इस टाइप से ये आपका इसकी ट्रेनिंग करते हैं। एक चीज़ और कि जब भी हम स्पीड डेवलपमेंट के मेथड पे जाते हैं उससे पहले ये परफेक्टली मान के चलते हैं कि जो एथलीट है जो स्पीड वर्क कर रहा है वो उससे पहले की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है। मींस स्टार्ट कैसे लेना है, ब्लॉक्स के ऊपर सिटिंग स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट जिसको बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कंप्लीट करके आते हैं। उसके बाद आप एक्सेलरेशन रन पे या पेस रनिंग पे जाते हो। तो जो भी प्रोसेस है, बॉडी एक्शन क्या होगा, आर्म एक्शन क्या होगा, स्टेपिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ों का कंप्लीट प्रैक्टिस करने के बाद एक्सेलरेशन पे चलते हैं। Acceleration runs are usually adopted to develop speed, especially in attaining maximum speed for stationary position. It should be kept in mind that the technique of any event should be learned in the beginning. जो मैंने आपको बोला वही कि जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी पहले सीख के आते हैं। Only then we should switch over the
acceleration runs. For example, in 100-meter sprint race, we should lay stress on the technique of start and complete running action. We should practice it at slow speed. तो स्टार्टिंग में हमने 100 मीटर रेस लगानी है, उसकी सारी प्रैक्टिस हम स्लो स्पीड पे करके आते हैं. आफ्टर लर्निंग द प्रॉपर टेक्निक वी शुड प्रैक्टिस दैट टेक्निक एट हायर स्पीड. तो सारा कुछ स्लो मोशन के अंदर सीख के उसके बाद हम अपने इसको स्पीड को इम्प्रूव करते हैं. तो ये आपके पास इसमें सारा एक्सेलरेशन के उसमें से है. थोड़ा लास्ट के अंदर उसमें से देख लो इंपॉर्टेंट जो इसमें है. स्प्रिंटर्स यूजुअली अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड इन 6 seconds आफ्टर द स्टेशनरी पोजिशन. इट मीन्स दैट 50 to 60 मीटर इज नीडेड टू स्टार्ट एक्सेलरेट एट मैक्सिमम स्पीड. तो जो आपके अच्छे एथलीट्स हैं वो 6 seconds का टाइम ले जाते हैं अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करने के लिए, और 6 seconds अदरवाइज 50 to 60 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो उनको लग जाता है अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करने के लिए. तो जो एथलीट जितनी जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चला जाएगा उतना ही वो आगे निकल जाएगा. तो ये यहाँ पे स्पीड को इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं. It has been observed that very good athlete can maintain their maximum speed for 20 meter only. The number of acceleration runs can be fixed according to the age and experience and capacity of the athlete. तो कितने रेपिटेशन होंगे, कितनी बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा. इट में वेरी फ्रॉम 6 to 12 रन. 6 से 12 रन जो हैं इसकी प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है. इसके साथ में जब एक दो चीज़ों का और ख्याल रख लो, जब भी एक्सेलरेशन रन पे जाते हैं तो एक कंप्लीट वार्मिंग अप की ज़रूरत पड़ती है. अच्छी वार्मिंग अप के बाद ही इसके प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है कि एक स्प्रिंट लगाने के बाद बीच में प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है. आपके बुक में ही आपको रिकमेंड किया गया है 4 to 5 मिनट्स का जो 2 रन्स के बीच में इंटरवल आपको चाहिए, ताकि आप कंप्लीट रिकवरी के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो सकें. नेक्स्ट आपके पास सेकंड मेथड आता है पेस रन्स और रेसेस, जो भी इसमें से आप बोलना चाहो. ये है अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करना. मैक्सिमम स्पीड को कितने टाइम तक आप मेंटेन कर सकते हैं या कांस्टेंट स्पीड के ऊपर आप कैसे रेस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना. पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस एट ए रेस ऑफ ए रेस एट ए कांस्टेंट स्पीड. In pace races, an athlete runs the race with uniform speed. Generally, 800 meter and above races are included in pace races. As a matter of fact, an athlete can run a distance of 300 meter at full speed. 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो फुल स्पीड पे कवर किया जा सकता है. So in longer races such as 800 meter or above races, she must conserve his energy by reducing his speed. तो आप देखते हो रेसेस वगैरह स्कूल के अंदर भी जब विंटर उसमें स्पोर्ट्स डे के ऊपर कराते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कई बार रेसेस के अंदर, 6-7 क्लास के ओपन रेस करते हैं. वो स्टार्टिंग में पूरा जोर लगा देते हैं, एक राउंड पूरा स्पीड से लगा लेते हैं और उसके बाद थक के बैठ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या कि एथलीट किस तरीके से प्रैक्टिस करता है कि अपनी मैक्सिमम स्पीड पे ना जाके स्पीड को कुछ डाउन 80% उस पर आप लगा सकते हो स्पीड पे वो मूव करते हैं, जिससे उनके पास एनर्जी जो है वो बची रहती है पूरी आगे तक रेस को कंप्लीट करने के लिए. तो अपने मैक्सिमम स्पीड से थोड़ा डाउनवर्ड जाके और इस तरीके से अपनी स्पीड को मेंटेन करना, ये इसके अंदर इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है. एक एग्जांपल दिया है उससे आप थोड़ा देख लो, हालांकि इसमें थोड़ा मुझे तो कंट्रोवर्सी लगती है, इसके बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ ए रनर ऑफ 800 मीटर रेस एंड हिज बेस्ट टाइम इज़ 1 minute 40 seconds. तो 1 minute 40 सेकेंड मीन्स आपके 100 seconds के अंदर 800 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है अगर एक एथलीट. सो शी शुड रन द फर्स्ट 400 मीटर इन 49 seconds and the next 400 meter in 51 seconds. This procedure is called pace race और pace run. पहले जो फर्स्ट राउंड जो लग रहा है ट्रैक के ऊपर 2 राउंड लगेंगे 800 मीटर में, तो फर्स्ट राउंड के अंदर वो 49 सेकंड्स ले रहा है. यहाँ पे ये रिवर्स चाहिए,
फर्स्ट 400 51 सेकंड्स के अंदर लगाएगा, तभी वो अपनी एनर्जी को बचा सकता है नेक्स्ट 400 के लिए। लेकिन एक दूसरी बुक के अंदर भी देखा सेम का सेम एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करना ठीक समझा। अदरवाइज तो इसके अंदर ये होना चाहिए कि फर्स्ट जो 400 मीटर लगा रहा है वो 51 सेकंड्स के अंदर, इट मीन्स कि वो कुछ स्लो स्पीड पे चल रहा है, और नेक्स्ट जो लास्ट राउंड है वो 49 सेकंड्स के अंदर आना चाहिए। आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा टेक्निकली गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये एक आपके पास एग्जाम्पल के साथ दिया है, और इसकी प्रैक्टिस के साथ आप पेस रनिंग से अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। कितना है आगे, कितने इसके रेपिटेशन वगैरह होंगे, क्या है वो थोड़ा उसमें से देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है और इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इसको मेंटेन करना बड़ा इजी हो जाता है। अर्ली एज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस एज से ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की जाए तो इसको मेंटेन किया जा सकता है, जो आपके आगे चल के आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी को लेवल को इम्प्रूव कर देता है। कंपैरिजन में आप इसको इम्प्रूव मान सकते हैं, अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो फिर से बहुत कम होते हैं। टाइम के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, ये आप इसके इंट्रोडक्शन में या स्टार्टिंग के अंदर इस चीज़ को अंडरलाइन करके इन चीज़ों को डाल सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर है, पेरेंट्स से जिन्स के थ्रू जिस टाइप के जॉइंट्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर ही हमारे फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो पहले आपके पास है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और नेक्स्ट है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा इसको क्लियर कर लें, कहीं ये 1 नंबर में 2 नंबर के भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों को एक साथ करके देखो तब आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हम हमारी बॉडी या हमारे जॉइंट्स या हमारे बॉडी पार्ट्स जब मूव करते हैं तो किस रेंज तक जा सकते हैं, नॉर्मली किस रेंज तक हम उनको मूव करते हैं, तो वो हमारा एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। अभी मैं अपने हाथ को डाउनवर्ड पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं पूरे ज़ोर से डाउनवर्ड पोजीशन पे कर रहा हूँ रिस्ट से, तो जहाँ तक ये मूव कर रहा है ये हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। अपने आप से मैं हाथ को हिला रहा हूँ तो ये हमारी एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे आगे मेरे जोर लगाने से भी ये हाथ मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ के खींचता हूँ, थोड़ा और डाउनवर्ड लेके आता हूँ, तो इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये जो इम्प्रूवमेंट है या ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर मूवमेंट है वो आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गेम स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादातर हम इसका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम एक्सटर्नल हेल्प ले लेते हैं। कोई पार्टनर आपको खींच रहा है, कोई आप वॉल के साथ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आपकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। वो आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बन जाता है। क्लियर है? एक्सटर्नल हेल्प से जब हम मूव कर रहे हैं तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, और अपने नेचुरल वे में जब मूव कर रहे हैं तो वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बन जाता है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फिर से आपके पास 2 टाइप से है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही शी रिमेन्स इन ए स्टैटिक पोजिशन इन डाइविंग, सिटिंग, लाइंग और स्टार्टिंग पोजिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स। बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के, जहाँ पे आप कोई भी एक पोज बना के आप स्टे कर जाते हैं। इवन आपके योगा के आसन हैं जितने भी, आप एक आसन के अंदर एक पर्टिकुलर पोज के अंदर जाते हो और वहाँ पे स्टे करते हो, तो वो आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी यूज हो रही है। अगर आप उसके अंदर मूव कर रहे हैं तो वो आपकी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे आपका विकेट कीपर, बॉलर बॉलिंग एंड से बॉल लेके चलता है और वो अपनी पोजीशन लेके डाउनवर्ड पोजीशन पे बैठ जाते हैं,
तो जब तक वो स्टे कर रहे हैं तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही बाल स्निक होके आती है तो वो उसके साथ ही उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से उनका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी वो शुरू हो जाती है। समझे हो? जब तक आप स्टे कर रहे हो किसी एक पोजीशन के अंदर, तो वो आप क्लास में छोटे बच्चों को काफ़ी पनिशमेंट इस तरीके से देखे होंगी, हैंड्स अप करा देते हैं, तो वो हैंड्स अप किए हुए खड़े हैं, जब तक वो स्टे कर रहे हैं तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मांसपेशियाँ एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके उसमें आर्म्स की लेग्स की मूवमेंट हो रही हैं, तो वो आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। मेथड्स कौन कौन से इसके मेथड हैं, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर मेथड अलग अलग हैं, लेकिन हर एक जो भी कुछ है वो स्ट्रेचिंग मेथड है। फ्लेक्सिबिलिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे जाना होगा, और उसके अलग अलग मेथड हैं, उनके ऊपर आपके पास ये हेडिंग बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है बलिस्टिक मेथड। सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो एक रिदम के अंदर, एक काउंट के ऊपर, जैसे आप मांसपेशियाँ एक्सरसाइज करते हो उस तरीके से बॉडी को मूव करते हैं, तो वो आपका एक बलिस्टिक मेथड बन जाता है। इन बलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विद ए स्विंग इन ए रिदमिक वे, द रिलेटेड जॉइंट इज स्ट्रेच्ड विद ए स्विंग, द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड रिदमिकली विद ए काउंट। तो यही आपके ड्रम बीट पे कर सकते हैं, काउंटिंग पे कर सकते हैं, या म्यूजिक के ऊपर इवन आप कर सकते हो, तो ये एक बलिस्टिक मेथड बन जाता है। सेकंड आपके पास है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं स्टे करना होगा। स्टैटिक, आप स्ट्रेचिंग करते हैं और उसको होल्ड रखते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर जाते हैं। ये जैसे आपने कूलिंग डाउन के अंदर भी पढ़ा होगा कि हम उसके अंदर कूलिंग डाउन प्रोसेस के ऊपर स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। वहाँ पे हम एक्सरसाइज का ड्यूरेशन कितना लेके चलते थे, 10 सेकंड्स के आसपास। लेकिन अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो हमें इसका ड्यूरेशन वो इंप्रूव करना होगा। यहाँ पे हम 30 सेकंड्स तक का होल्ड करके रखते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये आपकी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। नेक्स्ट है आपके पास डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। अब ये उससे अपोजिट होगा। डायनेमिक स्ट्रेचिंग कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग्स दैट टेक यू जेंटली to a limit of your range of motion. If an event require a dynamic movement, it is appropriate to conduct dynamic stretching exercise. Start with the movement at half speed for a couple of repetition and then gradually work up to full speed. तो कंट्रोल्ड आर्म और लेग्स को स्विंग करके स्टार्टिंग में स्पीड कम रखना और उसके बाद एक दो रेपिटेशन के बाद स्पीड को इम्प्रूव करना, ये आपके पास डायनेमिक स्ट्रेचिंग के इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है जो आप बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ा इफेक्टिव है, प्रोप्रिस्पेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक। इसको PNF टेक्निक भी बोलते हैं। एक्चुअली ये पार्टनर एक्सरसाइज हैं, आप इसको उसमें समझ लो। एक इसके अंदर आपके पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का ज़्यादा यूज होता है। एक पार्टनर आप दूसरे पार्टनर को अपनी तरफ खींचता है, फिर उसके रिवर्स चलेगा जो दूसरा पार्टनर है जो अभी बेंडिंग की पोजीशन पे था, अब वो दूसरे को अपोनेंट को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज बन जाती हैं अलग अलग, इसमें से आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, या बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, इस तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज बन जाती हैं। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा रिस्की फैक्टर भी हो जाता है। ये प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और किसी के ऑब्जर्वेशन के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरी कैपेसिटी को जानना, यही आपके पास इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह जो दे रखे हैं इनका आप देख लेना, मैं आपको एक कंप्लीट उसमें समझा रहा हूँ। एक दूसरे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को जानना और उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करना, ये ज़रूरी हो जाता है। अगर इसके अंदर मजाक करते हैं या कुछ इस तरीके से जर्की मूवमेंट्स इंक्लूड हो जाती हैं, आपको ओपोनेंट का पता नहीं है कि उसकी कहाँ तक वो मूव कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन, कम्बिनेशन के साथ, उसके एक्सप्रेशन के साथ चेक करके और ये एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। बहुत जल्दी इनके क्विकली इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो कुछ दिया है उसको थोड़ा देख लो। यू मूव इनटू द स्ट्रेच पोजीशन सो दैट यू मे फील द स्ट्रेच सेंसेशन।
तो क्योंकि पार्टनर आपको अपोनेंट फोर्स मिल रही है तो वो सेंसेशन फील होती है मसल्स के अंदर. योर पार्टनर होल्ड द लिम्ब इन दिस स्ट्रेच पोजिशन. यू देन पुश अगेंस्ट योर पार्टनर by contracting the antagonistic muscles for 6 to 10 seconds and then relax. During the contraction, your partner aims to resist any movements of the limb. Your partner then moves the limb further into the stretch until you feel the stretch sensation. तो इस sensation जो हो रही है ये आपके पार्टनर को फील हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ को आप चेक ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से या उसके बोलने से उन चीज़ों को ध्यान में रख के एक्सरसाइज की जा सकती हैं. देन अगेन टू गो बैक टू नंबर 2 टू रिपीट द सेम प्रोसीजर. रिपीट द होल प्रोसीजर फॉर 3 to 4 टाइम्स. तो 3-4 बार एक्सरसाइज के रिपीटिशन के साथ इस चीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है. कुछ गाइडलाइंस हैं आपके पास. सम गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग और इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी. कैसे कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड बिगिंस बिफोर प्यूबर्टी. एक अर्ली एज के अंदर सीधी सी चीज़, जितनी जल्दी हो सके एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए. जैसे जैसे डिले करते चले जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है. मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको इम्प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस्ड इफ एक्सरसाइज आर नॉट परफॉर्म टू मेंटेन इट. अगर आप डेली रूटीन के अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये कम होना भी शुरू हो जाती है. इसलिए रेगुलरली इसकी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए. द एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर ए कंप्लीट वार्म अप. अगर आपने इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है तो कंप्लीट वार्म अप के बाद ही इन एक्सरसाइज के ऊपर जाना चाहिए. अदरवाइज इंजरी के भी चांसेस हो जाते हैं और इंप्रूवमेंट के भी चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. Exercise for the development of flexibility should be performed when a sports person is fresh. Under the stage of fatigue, the muscles cannot be stretched to the maximum limit. तो कूलिंग डाउन के अंदर भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे इसका ड्यूरेशन आपको पहले तो कम हो जाता है. 10 सेकंड्स के लिए है. आपने इम्प्रूव करना है तो ये 30 सेकंड्स तक आप इसका होल्ड रखते हैं. इस तरीके से फटीक कंडीशन के अंदर आप इसको ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो फ्रेश हैं मीन्स आप वार्मिंग अप के टाइम पे हैं या स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं, उस टाइम पे आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर बेनिफिशियल देन स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स. तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का ही ज़्यादा रोल है आपके पास और वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा इस पर मिलती है. एक्सरसाइज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी. आपकी जो स्पोर्ट्स की मूवमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो या स्ट्रेचिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. फॉर इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सफिशिएंट नंबर ऑफ रेपिटेशन शुड बी परफॉर्म. तो ये नहीं है कि 1-2 रेपिटेशन किया और उससे आप सोचते हैं कि प्रॉपर इम्प्रूवमेंट होगा या मेंटेनेंस होगा. एक सफिशिएंट 10-15 रेपिटेशन जो है इसके डेली उस पर ज़रूरी हो जाते हैं. जर्की मूवमेंट्स शुड बी अवॉइडेड. ये हमेशा ही इंजरी के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर आप जर्की मूवमेंट्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं. इफ़ द एक्सरसाइज आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, द पार्टनर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो दोनों को इस चीज़ की नॉलेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए. आफ्टर डूइंग एनी एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, द एक्सरसाइज टू रिलैक्स द एंटागोनिस्टिक मसल शुड आल्सो बी परफॉर्म. एंटागोनिस्टिक मीन्स जो उसके अपोजिट मसल्स रह जाते हैं जो उस टाइम पे रिलैक्स करते हैं, उनके लिए भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए. तो ये इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं. आगे आपके पास है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. 1980 से पहले तक इसको एजिलिटी बोला जाता था. फिटनेस के जो कंपोनेंट्स थे वो क्या थे? स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी. लेकिन 1980 के बाद जो है इसको चेंज, क्योंकि उससे एजिलिटी से कुछ कंफर्म नहीं होता था, तो इसको चेंज करके बॉडी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के नाम से जाना जाने लगा है. इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के उस पर चेंज कर दिया है. इसके सीधे से टाइप के ऊपर आते हैं. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. इसके अंदर क्या क्या कुछ आपके पास किस तरीके के वेरिएशन देखने को मिलते हैं. ओरिएंटेशन एबिलिटी.
It is the ability to determine the position of the body and its part in time and space in relation to gravity, moving objects like the ball, opponent, partner, playing field, etc. तो आपकी जो बॉडी की पोजीशन बनाने की कैपेसिटी क्या है, कैसे आप उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर आपके अपोनेंट भी आएंगे, बॉल की पोजीशन आएगी, तो एक अननोन डायरेक्शन के अंदर आप मूव करते हैं या बॉडी की मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड आपके पास है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स को जोड़ना। दिस एबिलिटी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली ऑल स्पोर्ट्स बट स्पेशली इन द टीम गेम्स इज जिमनास्टिक्स एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग एट्सेट्रा, ये भी इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बॉक्सिंग द मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, हेड, ट्रंक एंड फीट आर एसेंशियल टू कपल टू अचीव ए सर्टेन गोल। तो ये सारी मूवमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक जोड़ के करनी पड़ती हैं, तभी इनका एक प्रॉपर परफॉर्मेंस जो आप दे पाते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन एबिलिटी, इसको आप पहले भी कर चुके हो, सेम के सेम उस पे से है, कितनी जल्दी, कितने क्विकली, कितने फास्ट आप ब्रेन से इम्पल्स चलते हैं और उसके ऊपर मसल्स रिएक्ट करते हैं, इस इन बिटवीन कितना टाइम लगता है। अगर वो टाइम बहुत कम है तो वो आपकी बेटर रिएक्शन एबिलिटी बन जाती है। तो इसके अंदर सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, जहाँ पे आपको डायरेक्शन और चीज़ों का पता नहीं है, कुछ भी नहीं, पहले से आपको प्री प्लान्ड है सब कुछ, आप पहले से जानते हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 100 मीटर का रेस स्टार्ट करनी है, एग्जाम्पल वही आ जाते हैं आपके पास। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी मीन्स आपको पहले से कुछ ही पता नहीं है, अपोनेंट, बॉल, फील्ड, इन चीज़ों को देख के आपने अपनी बॉडी को या मूवमेंट्स आपने करनी है, सडनली अननोन डायरेक्शन के अंदर आपने मूव करना है। आगे आपके पास है बैलेंस एबिलिटी। पर्टिकुलर गेम्स के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैलेंस एबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन द बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट्स एंड रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स। It can also be defined as the ability to control the body's position either in stationary position or while moving. This type of ability is required in the most of the games and sports. तो एक बैलेंस बना के चलना, हालांकि जिम्नास्टिक वगैरह है इनके अंदर इसको स्पेसिफिक इसके आपको स्कोर भी मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये एक बैलेंस एबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है रिदम एबिलिटी। Rhythm ability is the ability to observe or perceive the rhythm of a movement and to do the movement with the required rhythm. In gymnastics or figure skating, the sportsperson has to observe an external rhythm given in the form of music and express it in this movements. आप वैसे ही देख रहे हो डांसिंग एबिलिटी, हर कोई एक अच्छा डांसर नहीं हो सकता। आप रिदम को कैसे कैच करते हैं, बीट्स को कैसे कैच करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये एक आपकी रिदम एबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस और एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द सिचुएशन। तो आप मूव कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, उसके अंदर आप अपोनेंट को देख के अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे अडॉप्ट करते हो उस एनवायरनमेंट को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। द चेंज इन सिचुएशन कैन बी एक्सपेक्टेड वन और कैन बी सडन और अनएक्सपेक्टेड वन। In other words, it can be said that it is the ability to solve motor tasks effectively in the spite of changed or changing situation. कैसे कैसे एकदम से चेंजेस आती हैं आपके इन्वायरमेंट में, आपके ग्राउंड पे, आपकी पोजीशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे उसको हैंडल करते हो, मूव करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। लास्ट आपके पास है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। Differentiation ability is the ability to achieve a high degree of accuracy and economy of separate body movements and movement phases in a
motor action. The high level of this ability depends on experienced movement and the degree of mastery over motor action. तो जो भी मोटर एक्शन क्या है, आपके क्विक, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों चीज़ें इसके अंदर वो हो जाती हैं। आप परफेक्शन के साथ कैसे टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसके अंदर आपका स्पीड और एक्यूरेसी कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दोनों चीज़ों के ऊपर आपका जो आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ ये चीज़ जो है इम्प्रूव होती चली जाती है। तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो सर्किट ट्रेनिंग है वो इस साल आपके पास सिलेबस में नहीं है। आगे मैं आपको पेपर को कैसे, हालांकि आप लोगों को तो +2 के अंदर हो तो पिछले साल भी काफ़ी मेथड बतलाए थे कैसे आपको पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको हेडिंग और जो भी चीज़ें हैं। मैं एक अच्छा सा पेपर मेरे पास जो भी जो आपके हाफ ईयरली हुए थे उसमें से एक आपको सैंपल के तौर पे आपके पास एक पेपर शो करूँगा। उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करो, उस जैसा नहीं तो उसके करीब करीब पहुँचने की कोशिश करो कि कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। और किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक, कोई चीज़ अगर क्लियर करना है तो वो कभी भी आप, आज हो सकता है आने वाले टाइम में स्कूल भी खुल जाएं, अदरवाइज़ आप फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है।